गुड मॉर्निंग 10th क्लास। चलिए हम अपना थर्ड चैप्टर जो पॉलिटिकल साइंस का है उसे आगे बढ़ाते हैं बेटा। विभिन्नताओं में सामंजस्य, यहाँ से हम करेंगे आज अपना स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सामाजिक भेदभाव की जो है किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, जन्म के आधार पर, और फिर दूसरा जो है हमारे चुनाव के आधार पर कि हम किस तरीके का जो है हम जीवन में क्या चीजों को चुनते हैं, किस तरीके की हम जॉब लेते हैं, किस तरीके का जो है हम खेल पसंद करते हैं, अपने कल्चरल क्या होता है, हमारे पढ़ाई का क्या सिस्टम होता है। तो सारी चीजें जो है वो कहीं न कहीं सामाजिक भेदभाव उन सब चीजों से उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो ये भी सामाजिक भेदभाव हैं उनके बीच में किस प्रकार से जो है कभी सामंजस्य की तो कभी टकराव की स्थिति देखी जाती है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। ठीक है, कि सामाजिक विभाजन, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामाजिक विभाजन पैदा ही कब होता है, जब पैदा होता है बेटा जब बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन कुछ विभिन्नताएं जो हैं हम उन विभिन्नताओं के बीच में हम क्या करने लग जाते हैं, सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में उनकी तुलना करने लगते हैं कि कुछ चीजों को हम अच्छा मानने लग जाते हैं और कुछ चीजों को हम खराब मानने लग जाते हैं। तो ऐसा जब हम करते हैं कि कुछ चीजों को अच्छा मान रहे हैं, कुछ चीजों को खराब मान रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, ऐसी स्थिति में जो है सामाजिक विभाजन बहुत ज्यादा गहरे हो जाते हैं, सामाजिक विभाजन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि अमेरिका का हमने एग्जांपल स्टार्टिंग में ही लिया था, वहां पर काले गोरे का बहुत ज्यादा डिफरेंस करते हैं, तो वो एक सामाजिक विभाजन बन गया है। ठीक है, दूसरा जो है क्योंकि देखो अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। इसी प्रकार से यदि हमारी कंट्री में अगर इस बात को लेकर चले तो दलित आमतौर पर गरीब है और भूमिहीन है। ठीक है, और उन्होंने भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना उन्हें पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जब जो है इन विभाजनों में हम क्या करने लग जाते हैं, भेदभावपूर्ण तरीके से इनके बारे में विचार करने लग जाते हैं, तो ये सामाजिक विभाजन कहीं ना कहीं जो है वो मुसीबत की स्थिति पैदा कर देते हैं। ठीक है, अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हों तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूहों से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहने की कि अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हो, तो जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर हम बेसिकली बात करते हैं कि कास्ट की, ठीक है, कि मान लो एक ही मुद्दा है, उस पर कई समूहों के हित एक जैसे हैं, जबकि दूसरे मुद्दे पर जो है उनके नजरिए में अंतर हो जाता है। जैसे उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण हम लेते हैं तो दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हुए हैं। तो उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है, वहां का कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उसके साथ भेदभाव होता आया है, और नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता है। वहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब हैं। ठीक है, वहां पे दोनों ही है, वहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब दोनों चीजें हैं। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती रहती है, और जबकि नीदरलैंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सामाजिक विभिन्नताएं क्या हैं, एक दूसरे से गुथ जाती हैं, तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। जहां ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती हैं, वहां उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। ठीक है, आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन पाए जाते हैं, देश बड़ा हो या छोटा, इसमें खास फर्क, इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भारत जैसे काफी बड़ा देश है, इसमें अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। बेल्जियम जैसे क्या था, एक छोटा कंट्री था जिसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अनेक समुदायों के लोग वहां पर भी रहते हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जहां मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के होते हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से वहां पर भी बदलाव आ रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जब एक देश से दूसरे देश के अंदर लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो साथ में अपनी संस्कृति लेकर के जाते हैं, और वहां पर जो है नस्ल का भी उससे अंतर पड़ जाता है। ऐसे लोग अपने साथ संस्कृति लेकर पहुंचते हैं और उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति भी होती है। तो इस हिसाब से दुनिया के अधिकतर देश क्या हो जाते हैं, बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। बहुसांस्कृतिक का मतलब कि जहां पर जो है कोई ऐसा एक कंट्री नहीं हो जाए जहां पर किसी एक विशेष संस्कृति को ही ज्यादा मान्यता प्रदान की जाती हो। देखो ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि समरूप समाज का क्या अर्थ होता है। तो समरूप समाज का अर्थ ऐसा होता है कि एक
ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं ज्यादा गहरी नहीं होती हैं। ठीक है, यानी कि सब जो है अलग अलग जातियों के, समुदायों के, संस्कृतियों के लोग होते हुए भी सब क्या कहते हैं, एक साथ मिलकर के रहते हैं। वहां पर इन चीजों को, इन डिफरेंसेस को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक जो है पोएम लिख रखी है रंग भेद के बारे में। उसके बाद देखेंगे आप ये कि सामाजिक विभाजन की राजनीति के, जो हमने अपने पहले वाले लेसन पढ़े हैं उनमें भी हमने देखा है कि ये जो भी सामाजिक विभाजन होते हैं उनको ठीक करने का काम किसका होता है, बेसिकली उसको ठीक करने का काम जो है शासन व्यवस्था का ही होता है। जो भी शासन व्यवस्था जहां पर भी होती है, जैसे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात करेंगे इसमें, कि सामाजिक विभाजन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है। पहली नजर में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। देखो, लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका, लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल होता है और इस प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। समझ गए इस लाइन का मतलब क्या होता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच में जो कंपटीशन की भावना होती है, वो कंपटीशन की भावना खुद को विजयी बनाने के लिए वो समाज के किसी भी वर्ग की भावनाओं के साथ जो है वो उनको भावनाओं को उकसा सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं अपने कंपटीशन में विनर होने के लिए। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजन के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है। परिणामों का दायरा देखो, अब ये एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, जैसे उत्तरी आयरलैंड का एग्जाम्पल दिया है जिसका जिक्र हम कर चुके हैं पीछे, जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का हमने आपको एग्जाम्पल पढ़ाया था पिछले पेज में। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई ही है, पर वह इस धर्म के 2 प्रमुख पथों में बुरी तरह बटी हुई है। 53% आबादी क्या है, वो प्रोटेस्टेंट है और 44% रोमन कैथोलिक है। ठीक है, कैथोलिक का प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी करती है, नेशनलिस्ट पार्टी करती है। जो कैथोलिक्स हैं उनका, ये 44% हैं, उनका कौन कर रहा है, नेशनलिस्ट पार्टी उनका करती है। उनकी मांग क्या है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जो कि मुख्यतः कैथोलिक बहुल है, कि जहां पर जो है कैथोलिक्स ज्यादा हैं उसको क्या कर दिया जाए, उस रीजन को कैथोलिक्स के साथ यानी कि आयरलैंड के साथ जो है उसको मिला दिया जाए। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। जबकि प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी करती है, वो यूनियनिस्ट पार्टी करती है, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोगों को क्या हो गया, जान और माल से उनको जो है बहुत सारे लोग उनके मारे गए हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच एक शांति समझौता हुआ और इसमें जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की और आखिर में जो है यूगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। ये यूगोस्लाविया का बता रहे हैं बेटा, ये तो यहाँ का बता दिया। इसके बाद यूगोस्लाविया का एग्जाम्पल बता रहे हैं। वहां धार्मिक और जातीय विखंडन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया। तो ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं हो सकता, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अगर इसको सही तरीके से हम अगर एग्जाम्पल बेल्जियम का एग्जाम्पल याद करें तो हम ये जान सकते हैं कि इस प्रकार के सामाजिक विभाजनों को भी ठीक किया जा सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है। और उनका मानना है कि श्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही न हो, जबकि ये पॉसिबल नहीं है कि समाज में किसी भी तरीके का जो है कोई भी विभाजन हो ही ना, कोई डिफरेंसेस हो ही ना किसी सोसाइटी के अंदर, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्ति ही नहीं होने देना चाहिए। पर इसके साथ यह भी सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती है। हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक सी
बात है। ये जो है ये इम्पोर्टेंट बात है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ये जो अलग अलग जो हमारे सामाजिक जो हमारी विभिन्नता है उससे जुड़े हुए जो हैं, जो सुधार करना, उससे संबंधित कार्य करना। तो ऐसी स्थिति में जो भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो इस तरीके से काम करती है कि इन सब को क्या कर सके, वो संतुष्ट कर सके। ठीक है, तो विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम यहाँ पर रिजर्वेशन का सिस्टम की बात करते हैं कि आरक्षण दे रखा है जिससे कि सभी समुदायों की बात को उचित महत्व मिल सके। ठीक है, उसके बाद जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना, और नीतियां बनाना जिससे कि सारे जो अलग अलग जो सामाजिक विभाजन अपने आप को मानते हैं, सामाजिक विभाजन के आधार पे अलग अलग मानते हैं, वो सब एक साथ जुड़ के रह सके। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में राजनीति करती हैं, पर इस सब की परिणति देश के विखंडन में नहीं होती। ठीक है, कि अलग अलग तरीके से बेशक चाहे लोग जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट दे रहे हो, मान रहे हो, लेकिन वो देखो जैसे इंडिया के अंदर देखो बेटे, इंडिया के अंदर जो है चाहे हम अलग अलग जो है, कोई पंजाबी है, गुजराती है, मद्रासी है, ठीक है, सब अलग अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा देश जो है अखंड है, आज तक जो है वो खंडित नहीं हुआ है। भगवान की दया से देखो हमारा देश कितना ज्यादा यहाँ पे यूनिटी है, कितनी ज्यादा यहाँ पे लोगों के बीच में भारतीयता की भावना है। ठीक है, ये सब लोग जो है, ये नहीं है कि भाई सब अपने राज्य के आधार पर लड़ाई कर रहे हैं। लोगों के दिमाग में जो है ये पूरी तरह से सेट है ये बात है कि भाई भारत नहीं, भारत के बजाय हमें किस पर ध्यान देना है, भारत पर ध्यान देना है हमें जो है अपने स्टेट पर ध्यान नहीं देना, भारत पर ध्यान देना है। ठीक है, ये कहने की बात है, ये है कि लोगों के बीच में भारतीयता की भावना ज्यादा अच्छे से पाई जाती है। इसके बाद इसके 3 आयाम हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहली चीज तो यह है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा के विभिन्न सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें तो 3 कारक ये हैं यहाँ पर। सबसे पहला कारक क्या है हमारा कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। ठीक है, कि सामाजिक विभाजन की जो राजनीति का परिणाम क्या होता है कि सबसे पहला तो ये होता है कि लोग जो है अपनी पहचान के प्रति कि भाई हम जो है किस समुदाय से जुड़े हुए हैं, हम किस वर्ग से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच में ये भावना बहुत गहरी होती है। तो राजनीतिक पार्टी का ये काम होता है कि वो लोगों के बीच में जो है इस तरीके से तालमेल बिठाए कि वो अपने आप को अच्छा समझते हुए दूसरों को भी अच्छा समझे। ठीक है, जैसे अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बिठाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। समझिए कि भाई आप अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हो तो आप दूसरों के साथ कैसे तालमेल बिठा पाओगे। जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे तब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं है। अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं तो उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती है। जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, भले ही वे डच बोलते हो या जर्मन बोलते हो, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस नजरिए से उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलती है। किस बात से कि भाई वो लोग क्या हैं, वो बेल्जियाई हैं। हमारे देश में भी ज्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नजरिया रखते हैं, वे खुद को भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा समूह या धार्मिक और सामाजिक समुदाय का सदस्य वो बाद में अपने आप को मानते हैं। पहले अपने आप को क्या मानते हैं, पहले वो अपने आप को मानते हैं देश का नागरिक, भारतीय मानते हैं। यानी कि दूसरी चीज क्या है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, कि किसी भी अलग अलग सामाजिक समुदाय हैं तो राजनीतिक दल उनको कैसे हैंडल कर रहे हैं, कि राजनीतिक दल उन्हें कैसे समझा रहे हैं। जैसे बेल्जियम का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, वहां पर राजनीतिक दलों ने बहुत अच्छे से उसको प्रॉब्लम को सुलझाया। ठीक है, जबकि श्रीलंका में नहीं सुलझाया गया। उसके बाद जो है हमने ग्रेट ब्रिटेन में देखा, वहां पर सुलझाया, लेकिन हमने यूगोस्लाविया में देखा कि उधर नहीं सुलझाया गया समस्याओं को। तो इस तरीके से जो है समस्याओं को देखना और राजनीतिक दल उनको कैसे सुलझाने की कोशिश करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद तीसरी बात क्या है कि सरकार का रुख, कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा कि शासन सत्ता में साझेदारी को तैयार है,
कि जो ये है कि शासन और सत्ता में साझेदारी को तैयार है कि अलग अलग अगर अल्पसंख्यक समुदाय हैं तो उनको भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, उनके साथ भी जो है अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, उनको भी जो है राजनीति में हर स्थान पर उनका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मान लो बेटा कि जब सभी का ध्यान रखा जाता है तो वहां पर जो है राष्ट्रीय एकता ज्यादा अच्छे से उभर कर आती है। लोग जो है ज्यादा जो अपने को खुद ज्यादा सेफ महसूस करते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर उनकी अधिकारों की रक्षा हो रही है। तो इस तरीके से ये जो हमारा लेसन है ये बेसिकली क्या है कि ये हमें यूं बताता है कि कितनी भी जो हमारे यहाँ पर कंट्री के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर बहुत सारी सामाजिक विभिन्नताएं भले ही हो, लेकिन उन सामाजिक विभिन्नताओं के साथ साथ उनको सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए, उन चीजों को जो है ठीक तरीके से लेकर के चलना चाहिए, ताकि जो है एक ऐसा माहौल पैदा नहीं होना चाहिए कि लोग जिनको जो है अधिकार मिल रहे हैं वो तो अपने अधिकारों को प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन दूसरे अपने आप को बहुत ज्यादा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम इस कंट्री में बोझ हैं या फिर उनके साथ जो है ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है। तो ऐसी अगर इस तरीके का माहौल होगा तब तो फिर जो है गलत ही रहेगा। लेकिन अगर इन विभिन्नताओं को भी जो है उनको सकारात्मक रूप से उनको ठीक कंट्री के लाभ के तरीके से अगर हम लेकर के चलें, क्योंकि इन असमानताओं को हम झुठला नहीं सकते हैं, इन असमानताओं को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। सभी कंट्रीज में किसी न किसी लेवल पे ये असमानताएं तो पाई ही जाती हैं। इसलिए अच्छा ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक तरीके से लोग अपनी मांगे उठाएं और सरकार जो है अपनी मांगों को उनकी मांगों को सरकार ध्यान से सुने। ठीक है, चुनाव देखो, चुनाव एक बहुत बड़ा माध्यम है। चुनाव के माध्यम से भी लोग क्या कर सकते हैं, जनता जो है सरकार का चुनाव कर सकती है, अपनी मांगों के बारे में बता सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। इस लेसन का जो है ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अलग अलग देखो, जैसे ये चित्र दिखाया गया है यहाँ पे इस तरीके से दिखाया है। ये श्वेत है, अश्वेत है, जो कंट्री में ऐसे रहते हैं, जो सब ऐसे मिलजुल करके रहते हैं तो वहां पर ज्यादा जोश रहता है। और जो ऐसे आधी बॉल सफेद दिखा रखी है, आधी बॉल काली दिखा रखी है, उससे ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब वहां पर क्या है, डिफरेंसेस हैं। वहां पर नस्लवाद को, रेसिज्म को वहां पर ज्यादा जो क्या कर रखा है, प्रोत्साहन दिया गया है, जो कि कंट्री के लिए बुरा है। ठीक है, एक यहाँ पर देखो बेटा, एक यहाँ पर दिखा रखा है ये आपको कि यहाँ पर जो है 1966 में लंदन में क्या होता था, नो ब्लैक्स, नो डॉग्स, नो आयरिश। तो ये इस तरीके का, ये पहले ऐसे होता था, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ है यहाँ पे 2005 में यहाँ पर क्या लगाया गया है, नो रेसिज्म, नो प्रेजुडिस और नो बाइगेट्री। इसका मतलब क्या है, ये तो यहाँ पर तो क्या कह रहे हैं बेटा, यहाँ पे कह रहे हैं कि काले लोग नहीं होने चाहिए, डॉग्स नहीं होने चाहिए और आयरिश, आयरलैंड से बिलोंग करने वाले लोग नहीं होने चाहिए। ये यहाँ पर ये बात कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल आज के टाइम में बिल्कुल 100 to 100% गलत है। ये यहाँ पर दूसरी तरफ जो है इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं, नो रेसिज्म। नो रेसिज्म का मतलब कि भेदभाव नहीं होना, रंग भेद नहीं होना चाहिए, प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, यानी कि लोगों के अंदर जो है ये किसी के बारे में पहले से ही धारणा बना लेना, पूर्वाग्रह होता है इसका मीनिंग। वैसे पूर्वाग्रह होता है कि किसी के बारे में पहले से ही धारणा बना लेना कि वो ऐसा है तो वो ऐसा करेगा, वो वैसा है तो वैसा करेगा। ठीक है, ये इस तरीके की भावना गलत होती है। उसके बाद बाइगेट्री, यानी कि किसी भी धर्म को लेकर के उसके ऊपर जो है उसको बिल्कुल अंधविश्वास की तरह उसको बिलीव करना उसमें, और प्लस में जो है उसके प्रति इतना कट्टर हो जाना कि चाहे कुछ भी हो आप उससे हिले टस से मस नहीं होंगे, तो वो चीजें गलत हैं। तो आज के जमाने में ये सब चीजें नहीं मानी जाएंगी। ये सब चीजें जो हैं ये नो रेसिज्म, नो प्रेजुडिस, नो बाइगेट्री, इस आधार पर ही काम होता है। ठीक है, तो ये लेसन हमारा इस तरीके से कंप्लीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसका पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर योरसेल्फ।